क्या आपने कभी महसूस किया है? Has been hyven bow. A pauses, a fair. Has been hyven bow. आपसे झगड़ा नहीं करता, आपको डराता नहीं, आप पर चिल्लाता भी नहीं, और फिर भी आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। यह कहानी उसी अदृश्य जहर की है। ये कहानी है रोहन की, और शायद थोड़ी सी आपकी भी। अध्याय 1। एक साधारण इंसान। रोहन एक सामान्य लड़का था, सीधा, सादा, आकम बोलने वाला, लेकिन बहुत गहराई से सोचने वाला। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा ड्रामा नहीं था। काम, घर, कुछ दोस्त और रात को मोबाइल देखते देखते नींद, सब कुछ सामान्य था, जब तक सिया उसकी जिंदगी में नहीं आई। सिया शांत थी, अब बहुत शांत। वो ध्यान से सुनती थी, अब बीच में नहीं टोकती थी, और हमेशा समझने का दिखावा करती थी। रोहन को लगा, आखिरकार कोई तो मिला जो बिना जज किए समझता है। उसे नहीं पता था कि जो लोग जरूरत से ज्यादा शांत होते हैं, वही अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अध्याय 2। ध्यान का जाल। जो शुरुआत में सिया हर समय उपलब्ध रहती थी। तुम ठीक हो? आज थक गए होगे, तुम्हारी बातें मुझे अलग लगती हैं। रोहन को यह सब सामान्य लगा, क्योंकि देखभाल हमेशा सामान्य लगती है जब वह धीरे धीरे दी जाए। लेकिन सिया देखभाल नहीं कर रही थी, वह निरीक्षण कर रही थी। अब वह जानना चाहती थी, रोहन किस बात पर भावुक होता है, किस बात से असुरक्षित महसूस करता है, किस समय उसे जवाब चाहिए। डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम यही है, पहले समझो और फिर नियंत्रण करो। अध्याय 3। छोटी छोटी दरारें। एक दिन सिया ने हंसते हुए कहा, तुम थोड़े ज्यादा संवेदनशील हो, लेकिन अच्छे लगते हो। रोहन मुस्कुरा दिया। उसे क्या पता था कि यह तारीफ नहीं थी, यह एक लेबल था। उस दिन के बाद जब भी रोहन को बुरा लगता, उसके दिमाग में वही शब्द गूंजते, मैं ज्यादा संवेदनशील हूं, और वो चुप हो जाता। यहीं से अंदर टूटना शुरू होता है। अध्याय 4। खामोशी का प्रयोग। एक दिन सिया अचानक गायब हो गई। कोई संदेश नहीं, कोई वजह नहीं। पहला दिन रोहन शांत, दूसरा दिन बेचैनी, तीसरा दिन अपराध बोध, शायद मुझसे ही कुछ गलती हो गई। और जब सिया वापस आई तो बस इतना कहा, तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर सोचते क्यों हो। यहीं से गैसलाइटिंग शुरू हुई। अध्याय 5। सच का धीमा कत्ल। अब जब भी रोहन सवाल करता, सिया के जवाब ऐसे होते, तुम चीजों को गलत समझते हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। How was old? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। धीरे धीरे रोहन ने अपनी ही यादों पर हशक करना शुरू कर दिया। अगर वो कह रही है तो शायद मैं ही गलत हूं। गैसलाइटिंग का असली असर यहीं से शुरू होता है। अध्याय 6। निर्भरता। अब रोहन का मूड सिया के संदेशों पर निर्भर था। सुप्रभात आया दिन अच्छा, देखकर छोड़ दिया दिन खराब। वह जिंदगी नहीं जी रहा था, वह सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहा था। जिस चीज से आपकी शांति तय होती है, वही आपका नियंत्रण बन जाती है। अध्याय 7। टूटने का बिंदु। एक रात रोहन ने पूछा, आय तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनती। सिया ने शांत स्वर में कहा, तुम हर बात में समस्या ढूंढ लेते हो। अब बस। उस रात रोहन रोया नहीं, वह अंदर से सुन्न हो गया। और जब इंसान सुन्न हो जाता है, या तो वह पूरी तरह टूट जाता है या फिर जाग जाता है। अध्याय 8। जागृति। रोहन ने एक बात नोटिस की, सिया कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करती थी, वह हमेशा बात को घुमा देती थी। उस दिन रोहन ने फैसला किया, अब वह सफाई नहीं देगा, अब वह सिर्फ देखेगा। अध्याय 9। शक्ति का बदलाव। अगली बार सिया ने फिर खामोशी दी। इस बार आरोहन ने प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई दोहरा संदेश नहीं, कोई सफाई नहीं। और पहली बार सिया बेचैन हुई। तुम ठीक हो? तुम बदल गए हो? रोहन समझ गया, अनियंत्रण बदल रहा है। अंतिम सत्य। रोहन ने आखिरी संदेश भेजा, मुझे अपनी सच्चाई साफ दिख रही है, अब बस
कोई लड़ाई नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ स्पष्टता। और यही डार्क साइकोलॉजी का अंत है। अंत संदेश। याद रखिए, जो आपको उलझाए अब वह आपका नहीं होता। जो आपको खुद से दूर करे वह प्रेम नहीं होता। अगर आपको इस कहानी में कहीं भी खुद की झलक दिखी हो तो समझ लीजिए ये कहानी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। पिछले भाग में आपने देखा कैसे रोहन की जिंदगी में सिया आई, कैसे ध्यान, खामोशी और लेबलिंग के जरिए उसके मन में पहली दरार पड़ी। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां नियंत्रण और भी सूक्ष्म हो जाता है। अध्याय 10, मीठे शब्दों की वापसी। खामोशी के कई दिनों बाद एक सुबह रोहन के फोन पर संदेश आया। तुम बुरे नहीं हो, अब बस ज्यादा सोचते हो। संदेश छोटा था लेकिन असर गहरा। रोहन का दिल हल्का हो गया। उसे लगा शायद सब ठीक हो सकता है। यही मीठा जहर है, डार्क साइकोलॉजी का नियम। पहले डर दो और फिर थोड़ी राहत दो और राहत नशा बन जाती है। अध्याय 11, नकली परवाह। अब सिया पहले जैसी हो गई। नंबर, खाना खाया? आज उदास लग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए हूं। आरोहन को लगा उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, लेकिन वह नहीं जानता था यह परवाह नहीं थी, यह रणनीति थी। आसिया उतना ही देती थी जितना रोहन को आफिर से बांधने के लिए जरूरी था। अनजादा नांगखाम। अध्याय 12, अपराधबोध का बीज। धीरे धीरे इन बातों में बदलाव आने लगा। तुम्हारी वजह से मैं थक जाती हूँ। तुम हर बात को इतना गहरा क्यों बना देते हो? मुझे डर लगता है कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे। यह सीधे आरोप नहीं थे, यह संकेत थे। रोहन ने खुद को बदलना शुरू किया। कम बोलना, ओ कम पूछना, कम महसूस करना, क्योंकि अब उसे लगने लगा था उसकी भावनाएं एक दूसरे पर बोझ हैं। अध्याय 13, खुद से दूरी। एक दिन रोहन ने महसूस किया वह अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब वह हंसता कम था, खुलकर बोलता नहीं था, और सबसे खतरनाक, वह खुद को समझाना छोड़ चुका था। अगर सिया ठीक है तो सब ठीक है। यहीं से निर्भरता जन्म लेती है। अध्याय 14, नियंत्रण का चक्र। अब सब कुछ एक तय पैटर्न पर चल रहा था। पहले सिया दूरी बनाती, रोहन बेचैन होता, फिर थोड़ा सा प्यार और रोहन फिर से जुड़ जाता। यह चक्र हर बार और मजबूत होता गया। डार्क साइकोलॉजी कहती है अस्थिरता भरोसा देती है और भ्रम नियंत्रण। अध्याय 15, दूसरी खामोशी। एक दिन अब बिना किसी वजह के आसिया फिर गायब हो गई। इस बार रोहन ने सवाल नहीं किया, लेकिन उसका मन अंदर से टूट रहा था, क्योंकि अब वह सिर्फ जुड़ा नहीं था, वह आदी हो चुका था। उसकी शांति अब किसी और के व्यवहार पर टिकी थी। अध्याय 16, पहला संदेह। उसी रात रोहन ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर गलती मेरी ही है तो बदलने की कोशिश सिर्फ मैं ही क्यों कर रहा हूं? यह सवाल छोटा था लेकिन खतरनाक, क्योंकि यहीं से अनियंत्रण में दरार पड़ती है। अध्याय 17, सच्चाई की हल्की झलक। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। हर बार वो वह ही समझौता था, वो वह ही माफ करता था, अब वही खुद को गलत मानता था। और सिया, वो कभी अपनी गलती नहीं मानती थी। अब बात घुमा देती थी। अध्याय 18, निर्णय। अगली बार जब सिया ने संदेश भेजा, तुम बदल गए हो, रोहन ने कोई सफाई नहीं दी, कोई लंबा जवाब नहीं, कोई भावुक बात नहीं। उसने बस फोन नीचे रख दिया। पहली बार उसने खामोशी को स्वीकार किया। भाग 2 का सत्य। जो आपको हर बार खुद को साबित करने पर मजबूर करे, वह आपको समझ नहीं रहा और वह आपको नियंत्रित कर रहा है। रोहन अभी आजाद नहीं हुआ था, लेकिन वह जाग चुका था। और यही डार्क साइकोलॉजी के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। ईजा बैकलिफहैंगर।
अगले भाग का संकेत। आधो दिन बाद असिया का संदेश आया। मुझे लग रहा है तुम ठीक नहीं हो, शायद तुम्हें मदद की जरूरत है। आरोहन समझ गया। अब अगला हथियार चलेगा, गैसलाइटिंग। पिछले 2 भागों में आपने देखा कैसे रोहन को ध्यान, खामोशी, अमीठे शब्दों और अपराध बोध के जरिए धीरे धीरे अपने आप से दूर किया गया। अब तीसरा भाग उस खेल का है जहां सच भी झूठ लगने लगता है। अध्याय 19, शक की शुरुआत। आसिया का आखिरी संदेश अब भी रोहन के दिमागन में घूम रहा था। शायद तुम्हें मदद की जरूरत है। अवाक्य साधारण था, लेकिन अर्थ खतरनाक, क्योंकि यह सवाल रोहन की सोच पर नहीं, उसकी सामान्य समझ पर उठाया गया था। यहीं से गैसलाइटिंग शुरू होती है। अध्याय 20, सच्चाई को हल्का बनाना। आरोहन ने शांति से कहा, मुझे बुरा लगा था, अब बस इतना ही। आसिया ने तुरंत जवाब दिया, तुम हर बात को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हो। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तुम अपनी यादों को बदल लेते हो। यह सीधा इनकार नहीं था, यह सच को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश थी। अध्याय 21, भावनाओं पर हमला। अब बात और गहरी हो गई। तुम बहुत अस्थिर हो, तुम्हारी भावनाएं भरोसे के लायक नहीं हैं, तुम्हारे साथ बात करना मुश्किल हो जाता है। यह ताने नहीं थे, यह पहचान पर हमला था। रोहन को लगने लगा शायद उसकी भावनाएं वाकई गलत हैं। अध्याय 22, भ्रम का चक्र। कभी सिया बहुत नरम हो जाती, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं, और कभी ठंडी, तुम हमेशा सब बिगाड़ देते हो। कभी ध्यान और कभी दूरी। रोहन का मन थक चुका था। अब वह तय नहीं कर पा रहा था कौन सही है कौन गलत। यही गैसलाइटिंग का उद्देश्य होता है, उत्तर नहीं, भ्रम। अध्याय 23, पहला टूटता भ्रम। एक दिन रोहन ने खुद को देखा। वह हर बात पर सफाई दे रहा था, हर भावना को तर्क से सही साबित कर रहा था, लेकिन सिया वह कभी कुछ साबित नहीं कर रही थी। अब बात मोड़ देती थी। यहीं पर आरोहन को पहली दरार दिखी। अध्याय 24, एक सरल वाक्य। इस बार आरोहन ने बहस नहीं की। उसने बस कहा, जो मैं महसूस करता हूं अब मेरे लिए सच है। अना आरोप, हना बचाओ। अब बस एक सीधा वाक्य। पहली बार आसिया चुप हो गई। अध्याय 25, नियंत्रण का हिलना। कुछ समय बाद आसिया का संदेश आया, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले यह वाक्य आरोहन को डराता था, आज उसे साफ दिखाई दिया। यह डर नहीं, अनियंत्रण खोने की आवाज थी। अध्याय 26, पहचान की वापसी। आरोहन ने अब खुद से सवाल पूछना बंद कर दिया था। वह जानता था हर दर्द को साबित करने की जरूरत नहीं होती, हर भावना सही या गलत नहीं होती, अब वो बस होती है। यहीं से उसकी पहचान वापस आने लगी। भाग 3 का सत्य। गैसलाइटिंग तब तक काम करती है जब तक आप अपनी सच्चाई पर शक करते रहते हैं। जिस दिन आप कह देते हैं मुझे जैसा लगा वह सही है, उसी दिन खेल खत्म होने लगता है। अंतिम मोड़, अगले भाग का संकेत। अब सिया के पास आधो ही रास्ते बचे थे, या तो और वो बहुत ज्यादा प्यार दिखाएगी या फिर खुद को पीड़ित साबित करेगी। दोनों ही नियंत्रण वापस पाने के तरीके हैं, और यही अंतिम लड़ाई होती है। Have minds to a revel of war beneath her brains। अगर चाहो तो अगला और आखिरी भाग में बना दूं। आरोहन ने खामोशी देखी, अमीठा जहर झेला, गैसलाइटिंग से गुजरा। अब वह उस जगह खड़ा था जहां या तो अब वह पूरी तरह टूट सकता था या पूरी तरह आजाद हो सकता था। अध्याय 27, आखिरी चाल। गैसलाइटिंग के बाद सिया ने अपना अगला हथियार चलाया। इस बार आवाज बदली हुई थी, मैंने तुम्हारे लिए कितना किया है, तुम्हें मेरी कद्र ही नहीं, मैं ही हमेशा समझौता करती रही। अब वह दोषी नहीं, पीड़ित बन चुकी थी। डार्क साइकोलॉजी का आखिरी नियम, जब नियंत्रण जाए तो खुद को पीड़ित बना लो। अध्याय 28, भावनात्मक हमला।
सिया ने रोना नहीं दिखाया, लेकिन शब्दों में दर्द भर दिया। अ माइंडर्ट, तुम्हारी वजह से मैं खुद को खो रही हूं। ये वाक्य किसी और से कम नहीं था, क्योंकि अब रोहन के सामने एक ही रास्ता दिख रहा था, खुद को फिर से दोषी मान लेना। अध्याय 29, पुराना रोहन वर्सेस नया रोहन। कुछ महीने पहले रोहन तुरंत माफी मांग लेता और लंबा संदेश लिखता, खुद को गलत साबित करता। लेकिन आज वह चुप था, ऑन डर में, न गुस्से में, अब बस उस साफ दिमाग के साथ। अध्याय 30, रिवर्स कंट्रोल की शुरुआत। रोहन ने लड़ाई नहीं की, उसने सफाई नहीं दी, उसने बस एक बात कही, मुझे अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेनी है और तुम्हें अपनी। कोई आरोप नहीं, कोई बहस नहीं। यही था रिवर्स कंट्रोल। अध्याय 31, नियंत्रण का पूरी तरह टूटना। असिया ने फिर कोशिश की, तुम बहुत ठंडे हो गए हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ये शब्द रोहन को हिला देते थे, अब उसे समझ आ गया, जब सामने वाला आपकी प्रतिक्रिया ढूंढ रहा हो तो प्रतिक्रिया न देना तो सबसे बड़ी ताकत होती है। अध्याय 32, अंतिम निर्णय। रोहन ने आखिरी संदेश भेजा, मुझे अब स्पष्टता चाहिए और भ्रम नहीं। अगर बातचीत से मुझे खुद पर शक होने लगे तो मुझे रुकना होगा। आबास, नंदम की, अलविदा, सिर्फ सीमा। अध्याय 33, आजादी का पल। कुछ देर बाद एसिया का कोई जवाब नहीं आया। पहली बार यह खामोशी रोहन को नहीं चुभी, क्योंकि यह डिस्पेक्टेड उसकी अपनी चुनी हुई खामोशी थी, और चुनी हुई खामोशी कभी जहर नहीं होती। अंतिम सत्य, फाइनल मैसेज। जो आपको भ्रम दे, अब वह आपको नियंत्रित करना चाहता है। जो आपकी सीमाओं का सम्मान करे, वही आपका होता है। और जो आपको खुद से दूर करे, वह प्यार नहीं, अ ग्रेट नियंत्रण होता है। ऑफिस 1 इस बेनेटेज कहानी का अंत। रोहन ने कुछ जीता नहीं, उसने कुछ हराया भी नहीं, उसने बस on this is high intender of the really want to weed has default। और यही एक सबसे बड़ी जीत होती है। नंबरली, अगर इस कहानी में आपको कहीं भी अपनी जिंदगी की परछाई दिखी हो तो समझिए आप अकेले नहीं हैं, और सबसे जरूरी बात, आप गलत नहीं हैं। एंड